एलियंस होने चाहिए, ये फर्मी पैराडॉक्स कहता है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। ऐसा भी तो सकता है कि हम ही एलियंस हो। हाँ नहीं, वही बात है। एलियंस क्या होते हैं, एक पॉइंट पे जाने के बाद वो अपने आप को तबाह कर लेते हैं। इसके आसार देखते हैं, अमेरिका और यूएसएसआर, इनके पास इतने एटॉमिक बॉम्ब है, 7-8 बार तो धरती खत्म हो जाए, इतने बम है। मतलब किसी देश का प्रेसिडेंट लिख देता है ट्विटर पे कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, और किसी दुनिया के इंसानों में दम नहीं है बोल सके तू टेररिस्ट है। ट्रंप उस पॉइंट पे टेररिस्ट था। बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि एलियंस होने तो चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कुछ पावरफुल नेशंस के पास एलियंस से इंटरेक्शंस हैं। मैं मान सकता हूँ, यहाँ हो सकता है। तो आप ये नहीं बोलते इंडिया में क्यों नहीं आते? मेरे रील में इतनी बार आता कि अमेरिका ही ऐसी कंट्री क्यों है। यूएफओस टेस्ला के डिजाइन के हिसाब से जो डिजाइन दिखता है, टेस्ला जो निकोला टेस्ला था, टेस्ला के पास ऐसे ऐसे क्लेम थे कि वो उसने जेब में ऐसी मशीन बना रखी थी, कहता था वो कि वो रखेगा, भूकंप आके बिल्डिंग टूट जाएगी। जब वो मरा टेस्ला तो उसका रूम को सील कर दिया था और अमेरिका ने सारे पेपर ले लिए थे। अब ये हो सकता है कि उसके डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे थे कि उसने बाद में आते होंगे हमारी हालत खराब हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग आ गया है, वो नहीं हो सकता यार। मतलब जो एडवांस बीइंग इंटरस्टेलर ट्रैवल करके आ रहा है और इंसान उसको पकड़ ले रहे हैं। मतलब सोच के देखो यार, जो इतनी बड़ी जर्नी ट्रैवल करके आ रहा है। मुझे कोई मिल गया सीन याद आ गया, कुत्ते से डर के भाग रहे। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स लेकर आते हैं, और हमें पता है कि आपको यार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो थोड़े यूनिक हो, थोड़े अलग हो, जिनके बारे में बात कम हो रही हो। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं सूफियान आलम, ये बहुत ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं और ये कंटेंट बनाते हैं अराउंड फिजिक्स। ये कृष्णा के कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, उनकी फिलॉसफी को समझाते हैं, फ्री विल की बात करते हैं, वर्म होल्स की बात करते हैं, ऐसे साइंटिफिक भारी भारी टर्म्स जो हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाए, ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हम एक ड्रीम में जी रहे हैं या रियलिटी क्या है, ऐसे भारी भारी टॉपिक्स पे बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में भी और लॉन्ग फॉर्मेट में भी। तो हमने कहा भाई आप प्लीज़ हमारे शो पे आओ, थोड़ी बातचीत हमसे भी करो। हालांकि हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पिरिचुअल एंगल से ज़्यादा देखते हैं। मौज मस्ती में रहो, ज़्यादा डीप में मत घुसो, फिजिक्स में मत घुसो, साइंस में मत घुसो, अपनी मौज काटो, सब भगवान देख लेगा। यू जिंदगी टेंशन देने को ना दी, उस मोड से चलते हैं। मैं और पीयूष तो रहे भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमें फिजिक्स और साइंस से वैसे ही डर लगता था। भागो भाई। और दीपक भाई का भी मन था नहीं, पर फैमिली ने फोर्स करके इन्हें पीसीएम दिलवा दी थी। अच्छा तो आप साइंस वाले? साइंस वाले जी, हम साइंस वाला था, अब मैं कुछ रहा। ये साइंस वाले हैं पर ये मानते नहीं, डिनाई कर देते। ये सारी बातें तुमने सही बोली, बस ये गलत बोली क्या मैं पॉपुलर नहीं हूँ बस। नहीं यार, 1.6 मिलियन फॉलोअर्स आपके इंस्टा पे हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स आपके यूट्यूब पे, 1 मिलियन से भी ज्यादा। तो और ये खुद का भी पॉडकास्ट शो करते हैं, तो भाई ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत हम्बल भी है भाई, ये भी पता चल गया। या तो ये चाह रहे हैं कि मैं बोलूं थोड़ा तो मेरी ज्यादा तारीफ हो जाए। डिस्प्रेशन यार तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे। क्या मौज बहार है, पहले तो ये बताओ। अरे बहुत मजा आ रहा है, मैं तो हो गया बहुत सीरियस बातें करते करके। मैं कहा यार थोड़ा मजाक मस्ती में रहेंगे, जीवन बहुत सीरियस बना दिया यार। अब थोड़ा एक्टिंग फील्ड से हूं तो वहीं पे डायलॉग है ना उस जोकर का कि व्हाई सो सीरियस सन, तो वो सीरियस नहीं होना यार, मुझे इतना लाइफ थोड़ा चिल करने का मन कर रहा है भाई। ना चाहते भी वैसे ह्यूमन ना सीरियस हो जाता है लाइफ में। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या फिलोसफी है? ये सोचते हैं कि यार हम जिंदगी फन में काटेंगे, अच्छे तरीके से काटेंगे, एंजॉय करेंगे, बट ना चाहते हुए भी उस तरफ चला जाता है। मेरा अगर कोई मुझसे पूछता है कि जीवन का मतलब क्या है, अगर इसलिए सीरियस हो जाता है कि जीवन बाय डिफॉल्ट सफरिंग में मानता हूँ मैं, कि जीवन किसी को मिला भी है, जिसको भी इस धरती पर जीवन मिला है, अगर बहुत गहराई में हम जाएंगे तो सफरिंग के लिए मिला है। गौतम बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए थे तो उन्होंने पहले ये बोला था कि जीवन ही दुख है। तो सीरियस होना तय है, और कुछ साल बचते हैं हम सबके पास थोड़े से एंजॉय करने के लिए। जब हम बचपन में होते हैं, जब हमें सो कॉल्ड समझ नहीं होती, हम तभी सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। बड़े होके हमको लगता है कि हम समझदार हुए हैं, लेकिन आपको फिर रियलिटी जीवन की हिट करती है। जैसे हम 30 साल के हो जाते हैं तो जिसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस आने लग जाती है। वो क्यों आती है? सबसे बुरी उम्र होती है 30 साल। 30 साल के बाद आप देखते हैं कि मोस्टली अगर सब ठीक रहा तब तक, तो 30 के बाद आपके घर वालों को इस दुनिया से जाना हो रहा होता है। आपको 30 साल में अपना करियर बनाना होता है, फिर आपको शादी वादी भी अगर मान लीजिए कर लिया, लकीली जिनकी हो जाती है अपने प्यार वालों से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ, तो इवेंचुअली आखिरकार जीवन सीरियस ही तो होगा। देखो कितनी, अभी मैं मौज मस्ती में था,
आपने सवाल पूछा, अचानक से मुझे एक shit यार, जीवन है ही सीरियस। मैं बचना चाह रहा हूँ इस चीज से, तो वो तो है। ग्रोइंग अप इज अ ट्रैप बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो। पर ये सोसाइटी की वजह से है कहीं ना कहीं, कि जैसे सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि भाई आदमी जाएगा सुबह उठ के काम करेगा, घर में पैसे कमा के लेके आएगा, ऐसी वुमेन का भी अब हो गया है। तो एक तरीके से सोसाइटी सिटीज़ की बात कह लो वो कर रहे, उसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है कि भाई देखा देखी में और इसमें, और लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि भाई हमें असली में क्या करना है, या हमें सोचना चाहिए किसी चीज़ के बारे में या क्या। नहीं, मेरे हिसाब से अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो सोसाइटी का कोई एंगल ही नहीं है इसके अंदर। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत अच्छा शेर है जावेद अख्तर साहब का कि ये जीवन तुम्हें रास आए तो कहना, ना सर पत्थर पे टकराए तो कहना। तो आखिर पॉइंट पे आके आपको रास तो आएगा नहीं। और सबसे इसलिए जब मोक्ष की बात करते हैं हम ना, तो उसमें वही आता है कि अगर किसी को नेचर को, किसी इंसान को या किसी आत्मा को कह लीजिए, जो भी कहना है, एनर्जी बोल लीजिए, मैं फिजिक्स वाला आदमी हूँ थोड़ा, तो उसको अपने करीब बुलाना होता है तो उसको थका देती है जीवन से। तभी लोग मोक्ष चाहते होते हैं कि भैया हट जाओ मैं यहाँ से, ख़त्म करते हैं। और हर बड़े बड़े इंसान, चाहे हम विवेकानंद साहब की बात करें, वो पॉइंट कितनी जल्दी उम्र में गुजर जाते हैं ना, वो लोग अपना देह त्याग देते हैं। वो इसलिए कि वो ज़्यादा बहुत गहराई में जब दुनिया समझ में आती है तो आपको समझ में आता है कि कुछ रहने का मतलब नहीं है यहाँ पर। नॉलेज इज़ अ कर्स, जो थैनोस ने बोला ना उसको, वो सही में होता है कि जितना आप समझते हो, समझदार होते हो, जितना दुनिया समझते हो, उतना दुनिया पसंद नहीं आएगी आपको। तो ये तो है, इसलिए बेवकूफ़ रहो, ठीक है, एंजॉय मस्त। जितने लोग मौज में नाच रहे हैं ना आजकल, जितने लोग नाच रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन समझा नहीं। जब जीवन समझने लगेंगे, ज़्यादा किताबें पढ़ लेंगे, दोस्तोयेवस्की पढ़ लेंगे कि भैया उसके बाद अगर यार क्या ही जीना है साला यहाँ पर, ऐसा हो जाता है। तो अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि क्या ही जीना है? बहुत। मैं कोई मुझसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, मैं बोलता हूँ कब्र में। क्यों? और मैं जी भी इसलिए रहा हूँ कि मम्मी है यार, तो मम्मी कुछ ज़्यादा जीवन में दुख देख रखी है, तो उनको और बड़ा दुख नहीं देना। एक जॉन एलिया साहब का शेर आता है कि मतलब बात होती है कि मैंने अपने माँ बाप के जीते जी बस एक ही एहसान किया उन पर, कि उनके जीते जी मैं फौत नहीं हुआ। तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख तो अपने बच्चों का जाना ही है। तो जब तक वो हैं तब तक तो मैं हूँ, उसके बाद देखेंगे। अच्छा वैसे सुसाइड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा थोड़ा चिल सा हूँ मैं। पर ये चीज़ बहुत बढ़ गई है भाई आजकल के यूथ में, कि सुसाइड जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अरे बहुत बहुत, ये जो कि बहुत गलत भी है भाई, बहुत गलत है। बहुत ज़्यादा ही अटैच हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही अटैच हो गए ना। भाई अब इतना भी डिप्रेशन ना हो जाए तो 2-4 किताबें पढ़ भी लेनी चाहिए फिर। पर अटैच हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे, क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो रहे हैं और फिर जी नहीं पा रहे उनके बिना, या कोई और दिक्कत आ गई। ड्रीम्स बहुत है ना लोगों के। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान जीवन में एक ऐसे गोल बना ले रहा है जिसको पाना बहुत मुश्किल है, और वो उसको लगता है कि जीवन का मतलब ही उस गोल से था, और जैसे गोल नहीं मिलता तो कहता जीवन का मतलब ही कुछ नहीं रह गया। बड़े बड़े एक्टर सुसाइड कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक कोई थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कुमकुम भाग्य विधाता में एक्ट्रेस थी। वो मेरे एक दोस्त की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो काइंड ऑफ कह लो लास्ट डेज में उसने मतलब बात भी करते, तो ऐसी था कि शायद एक ऐसी अटैचमेंट आ जाती है अपने, और इतना अपने आप को समझने लग जाते हो तुम कि यार मैं बहुत कुछ हूँ, और फिर तुम रियलिटी हिट करती है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल चीज़ें चल रही है, तो तुम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को ख़त्म करने लग जाते हैं लोग। तो ये तो निहायती बेवकूफ़ी है। चिल रहना चाहिए यार आदमी को, डिप्रेशन में थोड़ा रहना चाहिए। जिंदगी टेंशन लेने को मनोरंजन की है भाई। पर भाई लेकिन कुछ लोग जैसे आजकल उस चीज के पीछे ज्यादा पड़े हैं कि पर्पस क्या है मेरी जिंदगी का, तो ये भी इसके पीछे पड़ना चाहिए कि भाई मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों आया हूँ जिंदगी में, मैं क्या काम करूँगा, अपने घर वालों के लिए क्या करूँगा। जो लोग इतनी टेंशन लेते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए क्या पर्पस, अपना चलते चले जाओ जैसे चल। बिल्कुल। साइंस क्या कहती है इसको लेके, पर्पस को लेके कुछ कहती है? साइंस का पर्पस तो है कि साइंस कहती है कि जीवन का पर्पस सिर्फ रिप्रोडक्शन है। अच्छा, आप क्यों जीवित हो? क्योंकि आपके माँ बाप ने पहले आपको ब्रीड किया। साइंस बस बोलते है कि इंसान और किसी भी जीवन का मकसद एक ही है, बच्चे पैदा करते रहना। ये साइंस आप देखो, अगर साइंस ने इसको लॉजिकली प्रूव करा है क्या? लॉजिक बाय अब कुत्ता अभी अब हम तो दुनिया देख लेते हैं, मान लो कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी कहाँ से देख रही है? बाय डिफॉल्ट उनके अंदर है ना कि उनको क्या नाम है, रिप्रोड्यूस करना ही है। साइंस ने, जीवन ने अपने आप को इस कदर बनाया है कि वो रिप्रोड्यूस होते रहे बस। साइंस के हिसाब से अगर पर्पस देखोगे लाइफ का तो सिर्फ रिप्रोडक्शन है। और दूसरे तरीके से अगर देखिए पर्पस, फिलॉसफी की सारी दिक्कत आती है फिलॉसफी में ना।
फिलॉसफी के हिसाब से अब अगर आप आते हो पर्पस पे, तो आपको क्या लगता है? इस्लामिक फिलॉसफी आएगी, बोलेगी कि जीवन इम्तिहान है, इसके बाद जन्नत और जहन्नम होगा। हिंदुइज्म फिलॉसफी में आती है कि आपको इसलिए भेजा गया है, आपके बहुत सारे पुनर्जन्म हो रखे हैं, उसके बाद अगर तब तक आप जन्म लेते रहोगे जब तक कि आप मोक्ष को प्राप्त ना कर लो। सेम क्रिश्चियनिटी फिलॉसफी में भी वही है कि हेवन और हेल का है। हर फिलॉसफी बात कर रही है। साइंस और फिलॉसफी में अंतर क्या है? फिलॉसफी होती है इंसानों के हिसाब से, मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप है कि मेरे हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और है। दुनिया लड़ रही है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में, क्यों लड़ रही है? कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। साइंस सीधे बात करती है ऑब्जेक्टिव, कि ये सत्य है। साइंस ने कहा कि हाँ जीवन का मतलब रिप्रोडक्शन है, तो इसको आप नकार नहीं सकते। साइंस फैक्ट पे बात करती है, फिलॉसफी भावना पे बात करती है। और इसी वजह से हर इंसान अपने जीवन का मकसद अलग लेके आता है। हर इंसान का अलग ही इस पे टेक है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि अगर जीवन में क्या पर्पस है, कई इंसान होगा कि भाई मौज मस्ती में रहो, कई होगा कि यार जीवन को बहुत गहरे से समझो, कई होगा पोइट्री करो, कई बोलेगा कि भैया एक्टर बन जाओ, उनके लिए पर्पस ये है। एक सिंपल सीधा आंसर नहीं है ना। साइंस ने फैक्ट बोल दिया कि तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है, इसके बाद अब जब तुम दिमाग लगा रहे हो तब दिक्कतें आ रही है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें पता ही नहीं। आपके जैसे मेरे हिसाब से यार चलो मैं सूफी ट्राइम का पेज बनाऊंगा, साइंस की बहुत सारी वेब सीरीज बनाऊंगा, अपना शो कर रहा हूँ इल्यूजन, मान लो ऐसा, दुनिया में उम्मीद दूंगा लोगों को, लेकिन ये कब तक है? ये आपका ओनली पर्पस नहीं है एक तरीके हाँ, हम सोचते जिंदगी भर इंसान सोचता रहेगा कि उसका पर्पस क्या है। एक ऐसा इंसान बताओ जो एट द एंड आके समझ गया हो कि उसका पर्पस क्या है। जो अपनी फिलॉसफी से मजहब से अटैच है वो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जीवन का मतलब है मोक्ष पाना, या जीवन का मतलब है कि भैया ऊपर जाके स्वर्ग या नरक में जाना, इतना समझ जाते हैं। जो फिलॉसफी से अटैच, उनको अंधे यकीन में मान लिया है। जहाँ वो भी क्वेश्चन उठा लेंगे कि अच्छा तुम बोलते हो कि यार जीवन इम्तिहान है, तो यार मुझसे पूछा अगर किसी ने कि तुम जीवन इम्तिहान है अगर, तो मैं तो बैठना ही चाहता था जीवन में, मैं इम्तिहान में बैठना ही चाहता था। या तुम बोलते हो कि यार जीवन में हम जन्म तब तक लेते जा रहे हैं जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त ना कर लें, तो भाई पहली बार जन्म क्यों लिया? मेरे पुराने जन्म के कर्म बहुत खराब थे, मैं इसमें भुगत रहा हूँ। सबसे पहले जब जन्म लिया मैं, तब तो कोई कर्म ही नहीं थे, मैं जन्म क्यों लिया? करेक्ट। तो जब उस फिलॉसफी पे सवाल उठ जाएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाएगा, फिर मुझे जेल हो जाती है, FIR हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता नहीं। तो साइंस में लॉजिक के हिसाब से आंसर है, फिलॉसफी में आंसर नहीं आ सकता, ऐसा है। तो भाई साइंस का आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या लगता है, या कोई ऐसी चीज जो जिसके बारे में आप भी सोचते हो? जैसे साइंस भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है। जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था लिविंग अनटेथर्ड, तो उसमें ये हो रहा था कि मतलब है तो वो ऐसे सोल और ये फिलॉसफी, पर वो ये कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे सामने रियलिटी अनफोल्ड हो रही है ना, वो होने में बिलियंस ऑफ साल लगे हैं। कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बहुत दूर कहीं, जिसकी वजह से दुनिया बनी। तो मेरे को तो मतलब वो बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे लिए हो रहा हो ये सब जो भी हो रहा है, तो पहले इससे डिटैच हो जाओ, थोड़ा ईजी लो। तो मेरे को थोड़ा समझ में आया कि भाई कहाँ कोई सही तो बात है यार, कहीं कोई गैस फट रही है, कोई स्टार पे रिएक्शन हो रहा है। तो मेरे को लगा यार फिजिक्स में भी दम तो है, पढ़ी मैंने कभी नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो ऐसा लगता है कि हाँ यार। सबसे मस्त तो यार टाइम के राउंड है। और जैसा आपने बोला कि कितने बिलियन ऑफ साल से पहले वो फटा वटा, मैं बोल रहा हूँ कि एक कंसेप्ट आता है टाइम इज़ रिलेटिव, कि टाइम सबके लिए अलग तरह से बहता है। और यकीन मानना जो बिलियन साल आप बोल रहे हो वो साल बीते ही नहीं है। फिजिक्स में एक ऐसा टर्म आता है कि अगर आप किस जगह से देख रहे हो दुनिया को, वो मैटर करता है। अगर मैं लाइट होता, फोटोन होता, तो मेरे लिए टाइम बहा ही नहीं होता। मतलब कि 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना हम बोलते हैं यूनिवर्स को, थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा ये, कि ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना यूनिवर्स है हमारा। लाइट के हिसाब से टाइम बीता ही नहीं है। लाइट के हिसाब से बिग बैंग भी अभी हुआ है, आप बात भी अभी कर रहे हो, टाइम ही नहीं बह रहा। तो जो वो जैसे किताब में लिखा है कि तुम मैटर नहीं करते हो, लेकिन अगर मेरी नज़र से मुझसे पूछो तो हम मैटर करते हैं, क्योंकि हम हैं तो हम ये सोच पा रहे हैं। वरना टाइम का एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं है कहीं। टाइम इज़ रिलेटिव। टाइम आपके लिए बह रहा है जिस स्पीड में आज बह रहा है। टाइम अगर आप नहीं होते तो आपके लिए नहीं बह रहा होता। आप सोच पा रहे हो कि उतनी साल पहले चीज़ फटी थी, तो आप इंपॉर्टेंस रखते हो। वरना लाइट के हिसाब से टाइम ही नहीं है, ब्लैक होल के सिंगुलरिटी के हिसाब से टाइम ही नहीं है, बिग बैंग के हिसाब से टाइम ही नहीं है। तो टाइम के एग्जिस्टेंस का मतलब ही ऑब्जर्वेशन से आता है। तो आप मैटर करते हो, और टाइम रिलेटिव है। ये सबसे दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट है कि आप सोचो कि अगर हम यहाँ बैठ के 1 घंटे तक बात करें तो 1 घंटा बीता, लेकिन किसी और के एस्पेक्ट में टाइम ही नहीं बीता है। मतलब टाइम रुका हुआ है,
पूरा कंप्लीट लाइट के लिए टाइम बहा ही नहीं है। लाइट अगर हमारे सन से निकल के धरती पे कितनी देर में आती है? 8 मिनट। 8 मिनट में। लेकिन लाइट के हिसाब से वो तुरंत आती है। अच्छा, हमारे हिसाब से 8 मिनट लग रहा है लाइट को। लाइट को सेकंड भी नहीं लग रहा है। बट ये तो लॉजिकली प्रूवन है कि लाइट वहां से ट्रैवल करके 8 मिनट में आती है। आपके हिसाब जो हम से चीजें देख रहे हैं 8 मिनट डिलेड है यूनिवर्स हाँ। बेसिकली, तो ये तो प्रूवन है। लेकिन आप वही तो बोलो, ये थोड़ा कंसेप्ट में क्या है कि आपके हिसाब से लाइट आ रही है। अगर मैं लाइट पे बैठा होता, लाइट एक ऐसी मशीन होती है जिसमें मैं लाइट पे बैठ के अगर मैं दुनिया देखता तो टाइम बीता ही नहीं है। लाइट के हिसाब से मैं सन से अभी बना हूं और मैं यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी अभी पहुंचा हूं, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। पर जैसे कहीं तो बीता ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हो यूनिवर्स में या ऐसे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बीत रहा है। बट जैसे इंटरस्टेलर मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें दिखाया है कितने अच्छे से टाइम के बारे में। I waited कहीं और years। ट्रैवल करके जा रहे हो तो भाई इतने साल बीत गए, तो ये भी पॉसिबल है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। वो कंसेप्ट मैं वही बता रहा हूँ ना कि देखो, वो यही दिमाग हम थोड़ा समझ नहीं पाते। मतलब इंसान के दिमाग की अगर हम बात करें, इमेजिन नहीं कर पाते हम लोग कि यार मेरे लिए तो 8 मिनट बीते, ऐसे कैसे बोला टाइम नहीं बीत रहा है, वो आपके लिए बीते। लेकिन मान लो एक इंसान है जो जुपिटर पे रहता है, एग्जाम्पल लो, उसके लिए टाइम 8 मिनट नहीं होता, वो उसके लिए शायद 4 मिनट होता। और वही टाइम में अगर लाइट पे बैठ जाता, लाइट एक गाड़ी होती, तो टाइम ही नहीं बीता है। तो ये स्पीड के साथ आता है कंसेप्ट है कि स्पीड जितनी तेज स्पीड होगी उतना टाइम स्लो बहेगा, और लाइट की स्पीड पे टाइम रुक जाता है। तो ऐसा कहते हैं, अगर मान लीजिए उसको फिलोसफिकल टर्म में लेके जाएंगे कि अगर हम वैसे काइंड ऑफ इसको रिलेट कर सकते हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जब हम बोलते हैं कि महाभारत में कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया था। तो वो रूप दिखाने का मतलब क्या आता है कि जब टाइम रोकते हैं ना, जब उन्होंने टाइम रोका था ना, महाभारत में 3 बार टाइम रोका शायद, तो जब वो टाइम रोका था तो टाइम रोकने के बाद वो अपने एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आए थे, असली फॉर्म दिखाया था। और अगर आप इस मोमेंट पे दुनिया में टाइम रुक गया तो आपका जो साइज़ है वो यूनिवर्स जितना बड़ा ही है। आप जो हो वो अभी बैठे हो इतने डायमेंशन में ना, लेकिन अगर मान लो सही में यूनिवर्स में टाइम रोक दिया मैंने, तो आपका साइज़ यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। हमको लगेगा इतना बड़ा हो जाएगा, उसके अपोजिट आ जाओ कि यूनिवर्स का साइज़ पॉइंट बन जाएगा। टाइम ही उसको, मतलब ये जो स्पीड उसको स्पेस टाइम का एक ज्योमेट्री होती है, वो उसको एक डायमेंशन दे रहा है। लाइट की स्पीड पे जाकर जब टाइम रुक जाता है तो डायमेंशन खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ तो ये चीज़ आपने है। बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दे दिया। और ये कल तो आपके हिसाब से टाइम है या नहीं है, आप क्या मानते हो? ये टाइम जो अभी जो है वो बस एक ऐसी ज्योमेट्री में फंसे हुए हम लोग। स्पेस और टाइम एक ज्योमेट्रिक फिगर है, हमारे लिए तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट है क्या टाइम, ये नहीं पता चल सकता। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि टाइम जो है वो आपके मन की स्थिति के हिसाब से है। अगर आप खुश हो, आप कंटेंट हो, जिस टाइम आप इंजॉय कर रहे हो, टाइम बहुत तेजी से भागेगा। और उसी टाइम आप अगर उदास हो, सैड हो, तो आपके लिए टाइम कटेगा ही नहीं। तो अगर आप रात को अगर इंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, रात बहुत जल्दी बीत जाएगी। अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई और आप डेड बॉडी के साथ हो, तो वही टाइम आपके लिए बीतेगा ही नहीं। तो वो आपके मन के हिसाब से टाइम बीत रहा है। लेकिन ये साइंटिस्ट को मत बोलना, ये साइंटिस्ट बुरा मान जाएंगे कि भाई ये इतनी चीजें मैंने बोली ये क्या लाइट वाइट है, चल मेरे मन पे है ये वही आ गई टेंशन वही बात है। ये टाइम तो उसी मतलब वो जो बह रहा है वो तो पर्सपेक्टिव हो गया आपका। बट फिर जैसे साइंटिस्ट भी है, वो भी तो लाइट का पर्सपेक्टिव लेकर ही बात कर रहा है ना। लेकिन वो स्पीड में आ रहा है। लाइट की पर्सपेक्टिव में क्या बात हो रही है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि लाइट एक स्पीड पे चल रही है हमारे एस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो समय स्पीड के साथ क्या नाम है बदलता है। आप बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, नहीं बदलेगा वो, तो फिर आपका परसेप्शन है। एक किसी बहुत वाहियात पॉडकास्टर में या किसी उसने एक बात बोल दी थी, या किसी ने बोली थी कि लाइट से तेज चलता है मन। हाँ। अबे नहीं चलता है मन यार फिजिकल फॉर्म नहीं है वो मन जो आप बोल रहे हो, आप जो थॉट ले रहे हो, थॉट का भी एक प्रोसेस है, दिमाग में होता है, उसमें भी माइक्रो सेकंड्स में सिग्नल ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आपने सोचा कि मैं चांद पे हूँ, आपने सोचा है, दिमाग में इमेज बनी है, आप एक्चुअली में नहीं पहुंचे हो। करेक्ट। लाइट एक्चुअल में पहुंचती है, इसको आप नहीं बोल सकते लाइट से तेज चल रहा है मन, ये एकदम निहायती बकवास वाली बात है। वही है ना, टेंशन लेने देने की है ना भाई, हर डिस्कशन के बाद ये आ रहा है जरूर, ये कवर करना पड़ेगा अपना पापा बोला हुआ कि अरे मेरे हिसाब से ये एक तरीके से शायद है। भाई आप इस चीज को कैसे देखते हो कि जैसे एक ही यूनिवर्स में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स हैं,
तो क्या ये लॉजिकली प्रूवन है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं? ये दोनों मैथमेटिकल प्रूवन है। जैसे होता क्या है ना कि दुनिया में सबसे बकवास सी चीज़ देखा जाए ना, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसे फिजिक्स का ब्रांच आता है, उसमें उसने क्या बोला कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रियलिटी बदलती है। तो इस पर आइंस्टाइन की ना बहुत गंदी बहस हुई थी नील बोर के साथ। तो मतलब वो जैसे मैं शो इल्यूजन है उसमें भी मैं इसको जिक्र कर रहा होता हूँ कि यार आप इस बात को देखिए कि आइंस्टाइन और नील बोर में किस बारे में बहस हो रही है, साइंस के ऊपर बहस हो रही है। तो आइंस्टाइन बोलता है कि अच्छा नील बोर तुम बकवास क्या बात बोल रहे हो कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट बनता है, मतलब मैं चांद को ना देखूं तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मेरे ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बनती है तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पीछे दीवार ही नहीं है, मैं चांद को नहीं देख रहा, तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस बहस में वो रोड क्रॉस कर रहा होता है आइंस्टाइन, तो एक गाड़ी निकलने वाली होती है, नील बोर उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और गाड़ी निकल जाती है। तो नील बोर बोलता है भाई मर जा, तो पागल है तू। कहता है ऐसे कैसे, मैं तो गाड़ी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो बाद में फिजिक्स ने साबित किया कि ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बनती है। अच्छा, तो साइंटिस्टों के तोते खुल गए कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना नहीं होता, मतलब कोई भी फिजिकल फॉर्म में उसको इंटरेक्शन कहते हैं। अब देसी भाषा में थोड़ा करने के लिए मैं बता रहा हूँ। देसी भाषा, हाँ ठीक है, कि बस देखने से चीज़ें बन रही है। तो एक था, मैं साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे ये गए कि यार ऑब्जर्वेशन से अगर रियलिटी शेप ले रही है तो जादू की बात हो गई। जादू हो गया ना यार, मैं देखा और तुम एग्जिस्टेंस में आ गए, ये जादू हो गए। और फिजिक्स जादू की बात नहीं करती। तो फिर क्या निकल गया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म, एक टर्म दिया कि ऐसा हो सकता है जैसे आज आपका मेरे से बात करना, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम आ ही नहीं पाते। तीसरी पॉसिबिलिटी होती कि हम लोग बात ही नहीं करने के लिए एग्री करते, कि हम बैठते नहीं हैं। जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी थी वो सारी हो रही है, सारी हो रही है, हम बस किसी एक यूनिवर्स में। तो मतलब एक में ऐसा हो चुका है कि यार हमारा पॉडकास्ट नहीं हो रहा है, हो नहीं चुका या कांस्टेंट इसी मोमेंट चल रहा है कि इस मोमेंट पे किसी यूनिवर्स में आप कहीं अपना काम कर रहे हो, मैं कहीं अपना काम कर रहा हूँ, और ये सारे पॉसिबिलिटी जो थी वो सब हो रही है और मैं बस इस यूनिवर्स में फंसा हुआ हूँ। तो ये दोनों थ्योरी आ गई, या तो ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बनती है, या तो सारी चीज़ एक साथ हो रही है और आप किसी एक रियलिटी में चले गए हो। तो मतलब आपके देखने से रियलिटी शेप नहीं कर रही, बल्कि आपके देखने, सो कॉल्ड देखने से आप किसी एक यूनिवर्स में जा रहे हो, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही। तो जादू खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। वरना पहले क्या होता, जादू होता कि मैं देखूंगा तो एग्जिस्टेंस में आएगा, नहीं देखूंगा तो नहीं आएगा। इसको हटा दिया इस थ्योरी ने, मल्टीवर्स की थ्योरी। तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि जैसे सपोज मेरे आगे एक सिचुएशन है, हाँ, और मुझे आगे दिख रहा है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जबकि मेरे को ये भी दिख रहा है मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो मैं उसी तरफ चला गया। तो एक ये हो सकता है कि उसमें दूसरे में गया, साइमल्टेनियसली तुम उस यूनिवर्स में जा रहे हो। सब जो हो सकता है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब हो रहा है। तो ये तो इन्होंने फिर वही फिलॉसफी का ही रूट पकड़ लिया। तो साइंस हो भी सकता है, नहीं और नहीं भी हो सकता। मैंने किसी जगह बोली भी, बट भाई इससे फिर जो फिजिक्स में या फिजिक्स की बात करें तो ये इन्होंने तो जैसे बोल ही दिया कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और हमारे ग्रंथों में पुराने में लिखा है कि हो रहा है। तो एक तरीके से फिर फिजिक्स, साइंस जो है वो फिलॉसफी ही है, बस प्रूफ के साथ है। जितनी तक प्रूफ हो गई उतनी तक साइंस है, जो प्रूफ नहीं हो पाई उसके बाद से फिलॉसफी शुरू हो जाती। और इसलिए ना देखो दिक्कत क्या है ना कि मैं रील बनाता हूँ कभी कभी। एक मैंने रील बनाई थी, मैंने कौन से राइट ब्रदर्स के ऊपर रील बनाई थी। तो पहले लोग बोलने लगे कि यार गाली तो बहुत पड़ती है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो एक कोई बंदा बोला कि यार हमारे इंडिया में पहले बनी थी, किसी मराठी उन्होंने बनाया था साइंटिस्ट ने, जिसके ऊपर मूवी बनी है हवाईज़ादा। तो अभी ऑन रिटर्न कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑन रिटर्न ये बात है कि पहला प्लेन उड़ाया था उन्होंने ही, जो इंडियन थे, लेकिन अनमैन्ड था, उसमें इंसान नहीं बैठा था। राइट ब्रदर्स की ताकत थी कि उसमें इंसान बैठा था, मैं तब भी ठीक था। अचानक से आ गया पुष्पक विमान की बात कि पुष्पक विमान हमने बनाया था, तुम रावण को इंजीनियर कह रहे हो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम अपने ग्रंथों में, फिलॉसफी में सीखने के बजाय अगर उसको फैक्ट मान लेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। अगर पुष्पक विमान मन की गति से उड़ता था तो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि आपके पास अब कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मन की गति का मतलब क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगले मन में मैं श्रीलंका या लंका जो भी था वहाँ जा सकता हूँ, तो बीच का ट्रैवल क्यों हो रहा था। तो आपको ये सिखाने के लिए, समझने के लिए समझना पड़ेगा कि कई चीज़ें हो सकती थी पहले भी, शायद होता होगा सब कुछ, लेकिन आप इसको पुख्ता मान के अगर बोल दोगे कि ये सत्य है तो आप क्वेश्चनिंग छोड़ दोगे, इवॉल्व नहीं करोगे आप खुद। क्वेश्चनिंग जहाँ छोड़ दोगे ना तो दिक्कत है। हमारे हर मजहब के इंसान, बता रहा हूँ, मेरी रील तो साइंस वाली है ना, मेरे रील में अचानक से हर मजहब का बंदा बोलता है, क्लेम करता है, लिखा हुआ हमारे में
हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कि हमारे में पहले से लिखा हुआ है। हर बंदा बोल रहा है, तो लिखा हुआ है तो काम क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर आपने बोल दिया हमारे में इतिहास में जी रहे सब लोग, इतिहास ये कि हमारे में सब लिखा हुआ था, अरे तो भाई आज काम क्यों नहीं हो रहा? और ये दिक्कत हो जाती है। तुम अपने, ये किसी फिलोसोफर ने कहा था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना गर्व करने को, तो तुम अपनी पहचान पे गर्व करते हो। क्या मैं प्राउड हिंदू, मैं प्राउड मुस्लिम, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं बचा, तुमने खुद के लिए कुछ एग्जिस्टेंस में काम ही नहीं किया ना। पर आप ये मानते हो कि जैसे पहली वाली जो ह्यूमन रेस थी पहले, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी? बिल्कुल। हमने देखे हैं हिस्टोरिकल प्रूफ्स, क्या कह रहे हैं, पिरामिड देख लो या कुछ भी देख लो, और भी साइंस बहुत जगह जगह मिलते हैं। तो विद टाइम ये चीज ह्यूमन रेस ने कैसे लूज करी, या क्या हुआ था, इस चीज पे भी आपका कोई पॉइंट? नहीं, मेरा तो बिल्कुल मैं तो यकीन करता हूँ, जो महाभारत को हम जिस एंगल से देखते हैं, वो हम देखते हैं धनुष बाण, सबके एंगल से देखते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं कि शायद धनुष बाण होगा। मेरे हिसाब से जो महाभारत जब अगर हुई होगी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में हुई होगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का मतलब एटॉमिक बॉम्ब भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा मैं बिल्कुल इस बात से नकारता नहीं हूँ कि नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं उस चीज़ से, उसमें जादू जोड़ने के बजाय मैं उसमें साइंस जोड़ देता हूँ कि देखो यार, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन क्या है, एटॉमिक पावर हो सकती है, वो अलग नेम से बोला गया है, बताया गया है, आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो? मतलब वो एडवांस हो सकते हैं लोग, बहुत हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, हम समझ नहीं पा रहे होंगे, तो हमने वैसी कहानी लिखी कि यार एक ऐसा बाण था, अगर हम चलाएं तो सब खत्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं साइंस के बाद एटॉमिक बॉम्ब है, तो अगर आपको रिलेट करना है उससे तो वैसे करो। अब उनमें और हम में क्या अंतर रह गया, इवेंचुअली क्या हुआ, अगर उसको हम कहानी की तरह भी देखें, मैं उस पर क्लेम नहीं करता कहानी है सच्चाई है, मेरे लिए तो भाई सच्चाई है, वरना FIR हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा तो है कि हाँ, मैं, कि मेरे लिए महाभारत और रामायण सीख है, मैं उनसे सीखता जाता हूँ, मैं उनको साइंटिफिकली फैक्ट पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसको मानता हूँ, ठीक है। आज की जनरेशन में क्या है कि इवेंचुअली हमारा दिमाग जो है ना, एक इंसान था जिसने पेट्रोल में लेड डाला था। लेड क्या होता है? जहर होता है वो। मुझे लगा इथेनॉल बोलोगे। गन्ने का जूस। ठीक है भाई, सॉरी। वाह, वो तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इंजन के लिए नहीं। तो लेड जब उसने डाला था उसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, ताकि नॉकिंग खत्म हो जाए इंजन की, आवाज बहुत करता है इंजन ना, तो उसके वजह से लेड फैल गया दुनिया में। लेड बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग से रिएक्ट करता है, हड्डी से रिएक्ट करता है। अब जब लेड दिमाग से रिएक्ट करता है तो इंसान को काइंड ऑफ भोंद बनाता है। तो ये तो फैक्ट है कि आज जो हम हैं वो अपने परदादा से तो बेवकूफ़ है। मतलब पहले की जनरेशन, और अगर हम मिलियन ईयर्स पीछे भी जाएं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बींग्स थे। उतनी दूर नहीं, हाँ, परदादा का पक्का है। इसका साइंटिफिक फैक्ट ये है कि लेड है दुनिया में, हम सबके अंदर, इंसानों में बेसिकली। उस इंसान ने की वजह से, पेट्रोल में लेड आने की वजह से, ये एक वेरिटेशम करके साइंस का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है वो, उसमें उसने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि अभी तो टेक्निकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम अपने दादा से और परदादा से बेवकूफ़ है, जस्ट बिकॉज लेड डल गया हमारे अंदर, तो IQ कम हो जाता है उससे। तो ये तो है। हमारे दादा होते नहीं जो सही में बोलते हैं, यार हमारे पोते लोग नहीं बोलेंगे कि हमारे दादा कहा करते थे, हम बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं अपने, मेरे दादा ऐसे बोलते थे, वो एक्चुअली, आप यकीन करो, उस समय के जो लोग, बूढ़े लोग थे जो उस वक्त के थे, वो बहुत समझदार थे, उनकी बातों में सही में वजन होता था। भाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहे थे, तो ऐसा भी कहा जाता है, मुझे बताओ आपका इस पर क्या टेक है, कि अगर जैसे कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ कुछ हज़ारों साल पहले, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस में उतने ही लाइट ईयर्स अवे, तो यू कैन एक्चुअली सी दैट हैपनिंग। हाँ, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते। बट ये लॉजिकली प्रूव है ऐसा? लॉजिकली प्रूव आराम से। अगर मान लो, अगर हमको देखना है कि यार पिरामिड सही में किसने बनाया और जितने साल भी पहले वो बने हुए थे, तुम उतनी दूर चले जाओ, वो लाइट, मान लो कि हम आज से 500 साल पहले बने, एग्जाम्पल लो, तो तुम 500 लाइट ईयर दूर चले जाओ और फिर दूरबीन लगाओ, लाइट को देखो, तो तुम्हें बनते हुए दिखेंगे। दिक्कत क्या है, तुम जा नहीं सकते। स्पेस टाइम फैब्रिक पे तुम जो चलोगे वो स्पीड ऑफ लाइट से चलोगे, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। तो तुम ऑलरेडी 500 साल पहले जो लाइट निकल चुकी है उससे जीत तो सकते नहीं रेस। एक ऑप्शन आता है वार्म होल का, कि तुमने स्पेस टाइम में बनाया छेद, इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर एकदम मस्त सा आ गया, तुमने यहाँ पे डायमेंशन क्रॉस किया, वहाँ चले, टाइम मशीन सी हो गई एक तरीके की। टाइम मशीन सी हो गई। तो अगर वार्म होल एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन स्टेबलाइज नहीं है, तो ये तुम देख सकते हो कि सही में क्या क्या हुआ था। सही में जितनी भी चीज़ें हिस्टोरिकल हुआ है, जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं आजकल, कि क्या किसने क्या किया था, वो सब देख लो तुम पास्ट में जाके। तो इसीलिए ये वाली फिलॉसफी आती है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस मोमेंट। हाँ, आइंस्टाइन ने वही तो बोला, आइंस्टाइन ने बोला टाइम
ऐसा नहीं, टाइम को एक्चुअली डायमेंशन का है। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये सब 3D हो गया ना, तो आप इसमें आगे पीछे जा सकते हो। टाइम का डायमेंशन का होने का मतलब यही है कि तुम आगे पीछे जा सकते हो। अगर ज़मीन में मैंने जो अभी हमारे नीचे फ्लोर है, मान लो धरती है, हमको लग रहा है इसके नीचे हम जा सकते हैं, हम चाहें तो खोद सकते हैं उसको ना। अभी दिख नहीं रही हमें अंदर कितना डेप्थ है, कि इस बिल्डिंग की नींव कितनी अंदर तक है, हमें दिख नहीं रही। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि है नहीं, हम चाहेंगे JCB लाएंगे, खोदेंगे, तुम्हारा घर नहीं तोड़ा नहीं जाएगा ना, हमारा तोड़ा जाता है। एनीवे, तो डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, तो टाइम भी जब डायमेंशन बोला जाता है, इसका मतलब हमारे लिए जो पास्ट हो चुका है, आपने 11 साल पहले जैसा आप बोल रहे हो, आपने ये सब चालू किया, जर्नी चालू किया, वो एक्चुअली यूनिवर्स में अभी भी लिखा हुआ है। आप चाहो तो वो पन्ने पलट सकते हो। तो वो सब एक साथ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर तुम और समझोगे थोड़ा, तो आप समझेंगे कि यार टाइम एग्जिस्ट करता है, एक कागज़ की तरह है, सब कुछ किताब चल रही है। वैसे ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, ड्रग्स कह लो, कि जिन्हें लेके आप किसी और डायमेंशन में देख सकते हो या फील कर सकते हो दूसरी डायमेंशन में क्या है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो सही चीज़ है या आपकी हेलुसिनेशन होती है, कि मतलब अभी तो नेचुरली ह्यूमन माइंड नहीं है केपेबल कि भाई बिना ड्रग के, बिना किसी चीज़ के आप करो वो चीज़, कि भाई आपने इतनी मेडिटेशन कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया। बट जैसे ड्रग से आप कर पा रहे हो, तो मतलब एक्चुअली हो ही रहा है, अभी केपेबल नहीं है माइंड। शायद, बिल्कुल शायद हो सकता है, क्योंकि देखो अब जो पागल इंसान हम बोलते हैं सड़क पे पागल है, उसको तो कोई दिख रहा होता है ना, पुलिस वाला मार रहा है उसको, हमको नहीं दिख रहा होता। तो दिमाग तो कैपेबल है कुछ भी बनाने के लिए। अब दिमाग को तुम ड्रग देके सारी डायमेंशन फील करवा सको, इस पर साइंटिफिकली फैक्ट क्या पता नहीं। एक मूवी आई थी बकवासी लूसी, कि तुम 100% दिमाग इस्तेमाल करोगे तुम, ये भाई हम 100% पे ही चल रहे हैं। दिमाग जो इस्तेमाल हो रहा है वो पूरा ही हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ फैला था कि हम सिर्फ 2% ऑफ दिमाग यूज़ करते हैं। 7% बहुत इंटेलिजेंट लोग करते हैं, 11%। हाँ, ये सब मिथ है। ये पूरा इंसान पूरा ही दिमाग इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है। वो तो बोलने वाली बात है कि 2% इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिमाग चल रहा होता है सारा। आपकी सांस आ रही है, जा रही है, आपका पूरा का पूरा हमारा दिमाग कैसा है। एक औरत, मतलब कि आप सोचो, स्पर्म और जो एग होता है उसके अंदर DNA रीड करता है। DNA कितने इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि आपकी आंख क्या होगी, नाक क्या होगी, दिल कैसे बनना है, बाल क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लेवल पर है। इंसान का दिमाग उसको रीड करता है और फिर इंसान बना देता है। किससे? खाना खाने से। अब दिमाग की ताकत देख रहे हो। अगर दिमाग को अगर आप सही में मेडिटेशन या इससे निकाल लो, तो आप, ये बहुत लोग ना बहुत छोटी मोटी बात मान लेते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा हो गया, ठीक है ये बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी की पूरी इससे एडवांस इंजीनियरिंग दुनिया में बताओ। एक ऐसी चीज़ से रीड करना, वो भी कैसे, उसके अंदर वो लिंक हो रखे हैं, वो लिंक के पैटर्न पड़ता है, वो पैटर्न पढ़ने से आपकी आंख कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, एक उम्र में जाके बाल झड़ जाएंगे, ये सब लिखा हुआ है। और उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है अंदर, और 9 महीने में ले फेंक दिया। अब जा दौड़। तो वो दिमाग की ताकत बहुत है। अब सही में क्या दिमाग ये भी समझ सकता है कि डायमेंशन, 4th डायमेंशन सही में फील करने लगे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कैपेबिलिटी तो हो, अगर बस हम उसको सही तरीके से अनलॉक हो जाए तो फिर कर सकता है इंसान। मैरिजुआना नहीं उससे तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, हैवी ड्रग ही लेना पड़ेगा, हैवी लेना DMT पड़ेगा, वगैरह आयोवास्का वगैरह। मैंने आज तक भाई, मैंने ड्रग का हमने भी नहीं लिया भाई, ये तो तो क्या क्या नाम आ रहे हैं। कैमरे के पीछे सुफियान आखिरकार शराबी तो है ही। ऐसा है, वो तो है। पर भाई आप उस चीज को कैसे देखते हो जो उसको, जो इसको कहते हैं भाई मैनिफेस्टेशन को, ये चीज सही में वर्क करती है कि भाई जैसे मैंने एक रियलिटी इमेजिन कर ली अपने दिमाग में कि मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, अभी मैं उस रियलिटी में जी रहा हूँ, तो वो इस रियलिटी में स्विच होके आपके पास आ जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो निहायत ही बकवास है। कितने लोग कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते होंगे, अगर माना जाए मैनिफेस्टेशन से, तो यार क्या मतलब है बट मैनिफेस्टेशन। जो लोग बहुत डीपली बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन पे, वो ये तो भी क्या कहते हैं ये? कि तुमने डीपली मैनिफेस्ट नहीं करा इसलिए शादी नहीं हुई। निहायत ही बकवास है ये, निहायत ही बकवास है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बचपन से मैनिफेस्ट किया था कि मैं जिस दिन पैसा कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, मेरा बाप चलाएगा। मेरे पापा आज बेड पर आ चुके हैं। तो ये बोलना, ये मुझे बोला है कोई मैनिफेस्टेशन वाला, बोला आके कि तुमने डीपली नहीं किया। मैं पिछले, मतलब टेक्निकली मेरी उम्र 30 साल है, और जिस घर से मैं आता हूँ, मतलब हमारे पास तो खाना भी नहीं था। मतलब हमने, अगर आप मेरा हाथ देखो आज भी फटे रहते हैं, मजदूरी की हुई है मैंने, पत्थर उठाते थे हम लोग बचपन में। उसके बाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे भाई बहन ने पढ़ाई छोड़ी थी मेरे लिए,
ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ा, और ये सब करने के बाद मैं आज जिस गाड़ी पे रखूँ हाथ ले सकता हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले कमाता था, कंटेंट में थोड़ा चल गया, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं ले रहा कि यार पापा मुझे अब तक इमेज याद है कि मैंने देखा था कि मेरा बाप चलाएगा गाड़ी, और फिर कोई मुझे आके बोले मैनिफेस्टेशन वाला कि तुमने मैनिफेस्ट नहीं किया। यार एक इंसान की ज़िंदगी चली उसके ऊपर, तो ये निहायत ही बकवास है बोलना कि मैनिफेस्टेशन से तुम्हारा हो जाता है, तुक्का एक जगह फिट हो जाता तो है। आप मानते नहीं हो मैनिफेस्टेशन? बिल्कुल नहीं। पर्सनली आपका पर्सनल टेक है? पर्सनली अगर आप लॉजिकल कोई भी आएगा तो नहीं मान सकता। लॉजिक जहाँ इन्वॉल्व होगा ना, बात ये है कि सब कुछ दुनिया में ना, देखो 10 में से 10 नंबर चाहिए होते कुछ होने के लिए। जैसे आप लोग हो, आपने जो पेज बनाया 10 में से 10 कैसे आए? आपने 9 चीज़ आपकी थोड़ी बहुत, आपका बात करने का तरीका, हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर कुछ चीज़ होती है। जैसे आपके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सब 10 में से 9 नंबर ला रहा था। एक नंबर था किस्मत। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती ना, किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मुझसे भी बेहतरीन स्टोरी टेलर्स हैं, सो कॉल्ड, मान लीजिए साइंस के ज़माने में, या मुझसे अच्छे बना रहे होंगे, लेकिन वो नहीं चल रहे, मान लो मैं क्यों चला? एक फैक्टर किस्मत का आ गया। किस्मत को तुम मैनिफेस्टेशन मत बोलो कि मैंने मैनिफेस्ट किया तो चल गया, वो अंतर हो जाएगा। मतलब कि एक तुक्का है ये बस। और जिस चक्कर में लोग कितने दुखी हैं पता है। अभी बम्बई में जाओ आप, मैं तो एक्टिंग फील्ड से हूँ, मैंने बहुत 6-7 साल थिएटर करने के बाद देखा, बम्बई में जो थिएटर वाले एक्टर पड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैनिफेस्ट करके पड़े हुए कि हम बन रहे शाहरुख खान, और 10-10, 15-15, 20-20 साल से वहीं पड़े। पर यही तो बात है भाई कि जैसे मैनिफेस्ट कर लिया आपने, कुछ सोच लिया, पर आप उसके लिए उतनी मेहनत भी तो करो, जब भी तो वो चीज होगी। सब कर लो यार आप, पर होगी ना। पर मतलब ऐसा किस्मत तो को, एक ही नहीं डेस्टिनी होगी। को आप साइंटिफिक टर्म्स में मानते हो कि किस्मत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर ये आप फिलोसफिकल एंगल से नहीं, बहुत एग्जिस्ट करती है। और वो मैनिफेस्टेशन वाली बता रहा हूँ ना मैं आपको कि यार आप कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत कर ली हमने मैनिफेस्ट किया है मैं बन जाऊंगा। इसी वजह से इतने दुखी है, इसी वजह से जो बोल रहे हैं सुसाइड वाली बात हो रही है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, या मेरा कुछ हो गया, और आप फिर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपने अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बनाई, उसको किताबों में लिखा कि मैं ये बनूंगा। एक मैंने सुना था, लोग बोलते थे कि हर दिन लिखना होता है कि यार मैं इससे मिलूंगा, ठीक है। ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने एक ऐसी दिमाग में दुनिया क्रिएट कर दी, और फिर जब रियलिटी हिट करती है आपको कि अब तो मिलना तो है नहीं। पर भाई इसमें जैसे एक आता है कि टाइम लिख दिया आपने कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, बट इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट करा, तो मैं उसको टाइम दूं कि वो जब तक वो रियलिटी में नहीं आ जाता। अब मैं उसको लिमिट नहीं दे रहा, भले ही वो कब तक हो, या वो 10 साल में हो या 20 साल में हो, पर अगर वो 25 साल में हो गया फॉर एग्जाम्पल, भाई के लिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। एक बहुत अच्छा कुरानिक वर्स भी, और कृष्ण जी की मैंने शायद भजन सुना था, उसमें भी था, लेकिन ऐसा कुछ शब्द है उसके कि ए बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है, और करके सपर्द तूने अपने आप को उसमें जो कि मेरी चाहत है, मैं बख्शूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है, मगर कि तुझे नाफरमानी उसके लिए जो तेरी चाहत है, मैं तुझे थकाऊंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो आपको जो ये है ना कि मैं चाहूंगा, कभी यूनिवर्स को चैलेंज मत करना कि यार मैं बनूंगा, ऊपर वाला बोलेगा बेटा। कुरानिक फिलॉसफी आती है कि हम इंसान को वहीं आजमाते हैं जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। समझ लो, अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है ना कि मुझे स्टार बनना है, ऊपर वाला वहीं आजमाएगा, वही नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ने, मैं PhD करने जा रहा था जर्मनी, मैं ठीक है अब पढ़ेंगे अपना, छोड़ दी एक्टिंग से उम्मीद, ऊपर वाले को लगा अरे जा रहा है क्या, आजा वापस आजा, चल गया कंटेंट। तुम्हें वहीं आजमाएगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हो। भाई ये ऊपर वाला या फिर गॉड या फिर ये जो सुपरनैचुरल पावर होती है, उसको आप कैसे देखते हो? वो क्या चीज़ है? कोई क्रिएटर है, या फिर ये आप पूरा साइंटिफिक जाते हो कि हाँ बिग बैंग थ्योरी थी, वही एक लाइट, वही एक क्रिएटर है, या कैसे देखते हो आप इस चीज़ को? नहीं, मैं पर्सनली लेवल पे मानता हूँ कि कोई तो क्रिएटर है, लेकिन मैं किसी क्रिएटर पे मतलब ह्यूमन इमोशंस अप्लाई नहीं करता। अच्छा। होता क्या कि अगर हम क्रिएटर की बात करें तो हम बात करते हैं कि दुनिया में इतना अन्याय चल रहा है, तो वो ऐसा कैसे अलाउ कर रहा है। हो क्या रहा है कि हम इंसान अपने इंसानी इमोशंस उस पर लगा रहे हैं। अगर कोई क्रिएटर, अगर आप कभी शिव रुद्राक्षम सुनिएगा पढ़ना, उसका नमामि समीशाम जो उनका बहुत बेहतरीन सा वो आता है, वो मैं पूरा याद कर रहा था, याद नहीं हुआ अब तक। तो उसमें ये आता है कि ना वो दुख है ना वो सुख है, ना वो दोस्त है ना वो शत्रु है, वो क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस है। शिव के ऊपर जब आता है, शिव वर्ड का मतलब प्योर कॉन्शियसनेस में आती है ना। हम चीज़ों को
अपने इमोशन को उस पर अप्लाई कर रहे हैं कि क्यों इतना दुनिया में जंग है, जिस चक्कर में जो है एथीस्ट लोग थीस्ट लोगों के सामने जाके क्लेम करते हैं कि देखो भगवान नहीं हो सकते, क्रिएटर है। अब क्रिएटर का मोरल तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा ना, उसको अगर मान लो 800 करोड़ जनसंख्या को पालना है तो उसको पता है कि कैसे पालना है। दुनिया में अगर आप किसी चीज़ को वायलेंस या बहुत मोरली गलत बोलते हो तो वो तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, क्रिएटर के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको सबको एग्जिस्टेंस में लाना है। वरना एक धरती से आके एक बहुत बड़ा प्लेनेट टकराया था जिस चक्कर में चांद बना, इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन इमेजिन कर पा रहे हो? अगर आज चांद नहीं होता तो धरती पे लाइफ नहीं होती। तो अगर हम आज का मूवमेंट देखें कि यार इसमें तो कितना गलत चल रहा है, अगर दुनिया में जुल्म नहीं आएगा और इंसान को इंसान ये बनाता है कि वो किसी जुल्म के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ लगा दे। अगर किसी जगह किसी देश में कहीं मॉब लिंचिंग होती है किसी स्पेसिफिक धर्म के नाम पर, जैसे बांग्लादेश में हो गई थी, तो उस पर अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम बोलूँ कि नहीं यार यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं, गलत है ना ये, तुम्हें गलत को गलत बोलना पड़ेगा। तो वो अगर किसी मजहब वाले का बंदा मॉब लिंचिंग होना गलत था, फिर मैं बोल सकता हूँ गाज़ा में होने वाला बंदे जो गाज़ा में जो हो रहा है वो गलत है। मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम फिलॉसफी। और ये तो ये इंसान को तब इंसान बनाया जाता है। कई चीज़ें दुनिया में जो हो रही होती है वो इंसान को शायद यकीन दिलाती है कि देखो तुम इंसान हो। ज़िंदगी और मौत का मतलब यूनिवर्स के टर्म्स में कुछ भी नहीं है। हम 800 करोड़ लोग हैं, आप मैं अभी भूकंप आ गया हम सब मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्स को, लेकिन फिर भी हम एग्जिस्टेंस, पूरे धरती खत्म हो जाए, अगर आज पूरे सोलर सिस्टम से एक प्लेनेट एक एस्टेरॉयड लगेगा, एक पूरी धरती खत्म कर देगा, यूनिवर्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जीवन और मौत का इतना कोई बड़ा मतलब नहीं है। आप अगर इंसान पैदा हुए तो क्या आप इंसान हो? ये सबसे बड़ा सवाल लगता है मुझे। जीवन का पर्पस मैं इस कदर तक पहुंचता हूँ कि शायद जीवन का पर्पस इतना ही है कि तुम सफ़र करो थोड़ा सा और समझो कि इंसान होने का मतलब क्या था और चलो वापस आ जाओ, बस इतना ही है। अवेयर होना, कॉन्शियसनेस में मानते हो कि इतना अवेयर रहना, अवेयर गलत को गलत बोलना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, तुम गलत को बस गलत बोल दो। तुम उस गलत में नाम धर्म जात आइडेंटिटी लगाओगे तब तुम भी गलत हो। मैं हिंदू मुस्लिम हटा के मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं मुस्लिम मुझे लोग बोलते हैं तो मैं मुस्लिम के, अगर कोई गलत कर रहा है मुस्लिम तो मैं मुस्लिम के अगेंस्ट बोल सकता हूँ। तो फिर कोई हिंदू या क्रिश्चियन गलत करे तो मैं उसके अगेंस्ट बोल सकता हूँ। ये अगर तुम समझ, और अभी तो क्या है कि अब सिस्टम ऐसा हो जाता है कि चीज़ें मैं नहीं बोल सकते भाई। ये सही इंसान गलत इंसान तो तभी तो बनता है। अब अगर तुम कैमरे पे बैठे हो, नॉर्म्स सोसाइटीज रूल्स प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं ह्यूमंस के लिए इटसेल्फ कि तुम किसी के बारे में नहीं बोल सकते ऐसे। हाँ, और प्लस हमारा जो सिस्टम अब आजकल ऐसा बन गया, तुम गलत को बोल दो गलत, जैसे ही पॉलिटिक्स का केस जाएगा तुम्हारी हालत खराब कर देगी। ये निकल जाएगी, खान सर फैजल खान बन जाते हैं। ये बड़ी बात, ये सच्चाई है समाज की कि अगर तुम्हारा और ध्यान रखना, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए भी फिर एक पागल इंसान आ जाएगा और अचानक यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस कर लेगा। मैं बहुत यकीन करता हूँ बैलेंस में। तुमको लग रहा है बहुत जुल्म हो रहा, अचानक से कोई मसीहा निकल के आएगा अंदर से, कोई आएगा और सब तोड़ देगा। जैसे अभी हम जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना, जैसे मान ली मैं फिलॉसफी से अलाइन करता हूँ कि नहीं करता, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट होने का मतलब ये है कि लोग आवाज़ उठाने लगे। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सब हो रहा है, एग्जाम्पल लो, वो सब क्या कि आवाज़ उठाए ना कि यार कोई बात नहीं, लड़ते हैं, पूरी कंट्री पूरी सिस्टम से लड़ लेते हैं। तो ये छोटे प्रोटेस्ट होना एक मसीहा की एक तरीके से बिगिनिंग है भाई। नेपाल में भी यही हुआ एक तरीके से, वहां पे भी वही हुआ। अब ये मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, ये पॉलिटिकल कैसे जा रहे हैं भाई, हम तो उसकी बात कर रहे थे। मेरा तो बच जाएगा, हम तो गॉड की बात कर रहे थे। चलता चला गया। हाँ। देखो अंदर से देखो, अंदर ही भरा हुआ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहे, वरना ऐसा है। पर हम मानते हो कि एनर्जी एक है जो चला रही है। एक ओंकार जो बात आती है ना, ये बहुत, मैं जब मजहब पढ़ने लग जाता हूँ ना, मुझे लगता है सब तो इतना कनेक्टेड है भाई। तभी तो वो फेमस एक लाइन है ना कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, जो तुम देख रहे हो वही तुम हो। हाँ, सब एक ही है, बीट ह्यूमन या कुछ नेचर मैटर। मोटी बात देखो तो सब में एक ही बताई गई है, सब एक ही है भाई। पता नहीं अचानक एक ना, मैंने एक बहुत अच्छा मीम देखा था कि एलियंस धरती को देख रहे हैं अपने स्पेसशिप से, हाँ वो देख रहे होते, ये बम फट रहे होते, तो पूछते ये क्या हो रहा है, कहते कुछ नहीं, ये साबित कर रहे हैं लोग कि इनका मजहब सबसे पीसफुल है। तुम यही कर रहे हो कि हमारे मजहब में ये है, हमारे फिलॉसफी ये है। देखो एथिस्ट की सबसे अच्छी बात ही होती है, नास्तिक। मैं चाहता हूँ सब लोग नास्तिक रहें। मैं निहायत ही नास्तिक आदमी था,
मैं एग्जिस्टेंस में मानते हैं, तभी मैं शायद सो कॉल्ड सेक्युलर हूँ, और बदकिस्मत हैं वो लोग जो सेक्युलर नहीं है, जो अपने मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब को नहीं पढ़ पा रहे ना, वो सबसे उनसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा दुनिया में। वो तो हमने टैबू बना दिया इस वर्ड को, अब पता नहीं कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है आपको हर मज़हब की चीज़ें पढ़ना। करोड़ों लोग बिलीव कर रहे हैं किस चीज़ में, करोड़ों लोग, तो कुछ तो होगा ना भाई। अच्छा भाई एथिस्ट लोग तो ये भी कहते हैं, जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड एथिस्ट कहते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी, कि वो गॉड पे नहीं मान रहे हैं, तो बेसिकली देयर इज समथिंग जिस पे वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, मतलब वो वो है, रेजिस्टेंस तो है भाई, रेजिस्टेंस है। देयर इज समथिंग जिस पे वो नहीं मान रहे नहीं हैं, वो तो मतलब वो है। उनको बिल्कुल, और उनको पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वही बोलते कोई एनर्जी है, ऐसा आ जाएगा, वो तो है। शायद पे ही टिक रही है सारी बात, शायद कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तेरे हिसाब से ही है, मेरे हिसाब से, ले दे के बात ये यहाँ समराइज हो जाती है बात। एक तो है कोई भाई तो अगर है। नहीं भी पढ़ रहे ना किसी और का मजहब या किसी और का वो, पर आप यही मान लो ऊपर ही ऊपर कि ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, उस तरीके से ट्रीट करे आदमी अगर, तो बढ़िया चले सारा सिस्टम। वही तो खत्म हो गया। मैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा उदास तो मैं इसलिए हो जाता जीवन से कि इतनी नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता नफरत। पता है मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं आसपास देखता हूँ नफरत सी होती है, चाहे मैं कहा यार कैसे जी रहे हैं, मैं कहा हट। भाई असल में ये भी हो रहा है कि जैसे कोई अगर स्पिरिचुअल लीडर, कोई अगर फिलोसोफर कोई ग्रो करता है ना, जो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है करोड़ों लोगों पे, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्ट हो जाता है, होना ही पड़ता तो है फिर उसकी भी बातें दब जाती हैं, उसकी बातें मैनिपुलेट हो जाती हैं, ये भी चल रहा है। बताऊँ, एक मैं लोगों से बोलता हूँ कि यू कैन फाइट गवर्नमेंट, बट तुम सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो, एग्जाम्पल लो, किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हो, तुम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सिस्टम अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, तो इतनी ईडी आएगी तुम्हारे घर पर कि तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। भाई अच्छे अच्छे लोग बिक जाते हैं, डर से बिक जाते हैं। और कई लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी तक नाम चीज़ें क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरी माँ जिंदा है। जिस दिन मेरी माँ गई इस दुनिया से, उस दिन मुझे कुछ चाहिए नहीं इस संसार से। होता है नाम फाम पैसा कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ से। मेरे हिस्से में एक मजदूर का लड़का आज सो कॉल्ड जब बाहर निकलता है तो लोग उससे बात करने आ जाते हैं, वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंटेंट बनाता है। मैं अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत आगे आ गया। कभी कई लोग बोलते हैं ना मुझे कि यार तुम मतलब नॉर्मली इतना भी कोई फेमस नहीं हो रखा मैं ना, इतना कोई ज़्यादा पैसा कमाया मैंने, लेकिन क्या करा मैंने, मैं जिस जगह से आ रहा हूँ मैं ऑलरेडी बहुत लंबी लाइफ जी के आया हूँ। मतलब एक बंदा जिसके पास खाना नहीं है रात, बस मैंने अपनी माँ को देखा हुआ है सुलाते हुए हमको रात में, मतलब कैसे बर्तन लेके, वो पतीला लेके ऐसे बजा रही हैं, बोले बेटा हलवा बनाने सो जा, जैसे ही बन जाएगा उठा दूंगी। और हम अगले दिन सुबह उठते थे, मम्मी बोलती थी यार, उस समय समझ में नहीं आता था बचपन में, मम्मी रोते हुए बोल रही है अरे बता इतना उठाया हमने तुझे रात में, तू उठा ही नहीं। और मुझे ये चीज़ें याद है, मैं उस घर से आता हूँ और मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, तो मैं तो जीत गया। के सलमान खान बन चुके, मैं बहुत शाहरुख खान हूँ भाई। मैं कहा मेरा हो गया भाई। गौरी खान है गौरी खान, गौरी चली गई बस मेरी, वो ये थोड़ी ये नफरतों की दुनिया में चली गई वो बस। और वही मजहब की बात आती है ना, लेकिन उसके लिए एक्टिंग करी थी यार मैं तो। लेकिन सोचो ना, शाहरुख खान के पास मन्नत इतना बड़ा बंगला, मेरे जैसे लोगों के लिए एक मेरा 3 BHK होना ही मन्नत था। तो मैं जीवन जी चुका हूँ। जिस दिन मेरी माँ जाएगी उसके अगले दिन मैं क्या बोला, मैं सुसाइड नहीं करूँगा, लेकिन मैं मरवा लूंगा अपने आप को। आया सारे कौन बोल रहा था, वैसे करूंगा मैं वैसा। भाई जब हम एपिसोड शुरू कर रहे थे, हम सोच रहे थे पहले एलियंस की बात करेंगे और एलियन की नहीं बात हुई है, तो थोड़ा एलियन की भी बात कर ले, बुरा मान जाएंगे एलियन भाई। एलियन तो होने चाहिए यार। मैंने किसी रील बनाई थी, उसमें बोला था कि ये दुनिया इतनी बदकिस्मत नहीं होनी चाहिए कि उसके पास सिर्फ इंसान हो। एलियन तो होने चाहिए कि जो शायद जीवन को समझे। और ये फर्मी पैराडॉक्स आता है, एक यूनिवर्स में इतने सारी ऑप्शंस है, पॉसिबिलिटीज़ है। हमारी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबिलिटीज से आई ना, कि सही अमाउंट में धरती सही एंगल पे आ गई, धरती सही डिस्टेंस पे आ गई, पानी है, हवा है, परफेक्ट आ गया। ऐसे परफेक्शन बहुत प्लैनेट्स पे हुए होंगे और वहाँ पे भी जिंदगी होनी चाहिए थी। एलियंस होने चाहिए, ये फर्मी पैराडॉक्स कहता है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि होने तो चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन ये दिया जाता है कि या तो हम सही में बहुत बड़ा ग्लिच है, या तो सही में हम तुक्के में आ गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सोचो कितने अकेले हैं दुनिया में हम लोग, ब्रह्मांड में, सिर्फ धरती को छोड़कर कहीं और जीवन नहीं है। आप अगर इमेजिन करो, जूम आउट करो, इतना बड़ा यूनिवर्स में कोई जीवन नहीं है भाई। सही बात है। या तो हम बहुत बड़े ग्लिच है और बहुत बहुत अकेले ग्लिच है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ही एलियंस हो। हाँ नहीं, वही बात है। या तो ये हो सकता है कि एलियंस क्या होते हैं, सो कॉल्ड, या इंटेलिजेंट लाइफ, कि एक पॉइंट पे जाने के बाद वो अपने आप को तबाह कर लेते हैं।
तो यानी कि ये सबसे बड़ा फर्मी पैराडॉक्स सॉल्यूशन में ये सबसे डेंजरस चीज़ आती है कि अगर हमारी समझदारी, अच्छा हुआ लेट मिल गया भाई दुनिया में, थोड़े बुद्धू हो गए हम लोग, वरना होता क्या कि एक पॉइंट पे आके समझदार इंसान और समझदार होता, समझदार बीइंग होता, और वो अपने आप को तबाह कर देता, जिसके आसार दिखते हैं। अमेरिका और यूएसएसआर, इनके पास इतने एटॉमिक बॉम्ब है, 7-8 बार तो धरती खत्म हो जाए, इतने बम है। अभी देखो अमेरिका और ईरान की वॉर हो रही थी, अमेरिका क्या मतलब किसी देश का प्रेसिडेंट लिख देता है ट्विटर पे कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, और किसी दुनिया के इंसानों में दम नहीं है बोल सके तू टेररिस्ट है। ट्रंप उस पॉइंट पे टेररिस्ट था, लेकिन कोई नहीं बोलेगा बिकॉज पावर के सामने दुनिया झुकती है। एनीवेज, ये का मतलब क्या है फर्मी पैराडॉक्स में कि देखो एक इंसान उस पॉइंट पे जाने के बाद बम गिरा सकता है एटॉमिक, तो ये हो सकता है कि सॉल्यूशन ये कि एट द एंड पहुंच के समझदार बीइंग अपने आप को खत्म कर लेता है, जिसके आसार देखते हैं। अब सॉल्यूशन कौन सा पता नहीं, लेकिन आई होप कि दुनिया में और जीव हो, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे। ये 3-4 साल में एक और बार जहां नया तेल निकलेगा, देखो वहां डेमोक्रेसी लाएगा अमेरिका। सही बात कि हम है। तुम्हें डेमोक्रेटिक बनाएंगे, तेल दे दो, ये हो जाएगा। बड़ा भाई अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि एलियंस होने तो चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कुछ पावरफुल नेशंस के पास एलियंस से इंटरेक्शंस हैं, उसको आप कैसे देखते हो? मैं मान सकता हूँ या हो सकते हैं, लेकिन ये तो जैसे अभी जो यूएफओ फाइल्स की बात हुई थी वो तो आप ये नहीं बोलते इंडिया में क्यों नहीं आते? हाँ मैं तो बहुत बोलता हूँ यार, मेरे रील में इतनी बार आता कि अमेरिका ही ऐसी कंट्री क्यों है, जबकि हमारे एक महान इंसान ने, बच्चे ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम हम कहते क्या है, वही बात है। होने तो चाहिए। और अगर अमेरिका का जो यूएफओ फाइल्स की वाली बात हो गई, ये तो सब जो है ना वो मुद्दा दफनाने के लिए आता है, और ये अमेरिका ने बहुत बार किया है। मतलब अमेरिकन कंट्री की एक अच्छी बात है कि वहाँ पे सही में डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इंसान जो उनका भी वहाँ का जो नेशनल है वो सही में पावर रखता है। हम यूट्यूब उन्हीं के पेज पे उन्हीं को गाली देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हो, उन्हीं का प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी वो भी कर देते हैं, कभी करते हैं रीच डाउन भाई हमारी तो बहुत बार करी है। आप टाइटल में लिख दो यूएस के बारे में कुछ नेगेटिव, थंबनेल में लगा दो, तुरंत $1 है, रीच किल हो जाएगी वीडियो की। भाई मैं तो सही चली थी, मेरी वही वीडियो भागी थी कुछ तो। भाई हमने एक ट्रैवलर के साथ करा था जो न्यूयॉर्क की बता रहा था बुराई, तो हो गई वो तो लिमिट। खैर अब तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं रह गया, तो शायद ऑब्वियसली जो भी है, तो शायद ये तो भटकाने के लिए लाया था यूएफओ फाइल्स, वैसे था नहीं। यूएफओज टेस्ला के डिजाइन के हिसाब से जो डिजाइन दिखता है, टेस्ला जो निकोला टेस्ला था उस शेप के रिजेंबल करते हैं, तो ये हो सकता है कि बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी हो अमेरिका के पास या किसी और बड़ी कंट्री के पास जो दुनिया ने नहीं देखी है, और जब वो टेस्ट करने निकलते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि टेस्ला के पास ऐसे ऐसे क्लेम थे कि वो उसने जेब में ऐसी मशीन बना रखी थी, कहता था वो कि वो रखेगा भूकंप आके बिल्डिंग टूट जाएगी। ये टेस्ला के क्लेम थे, कितने सजे कितने नहीं हमें नहीं पता, लेकिन क्लेम तो थे। अब क्या नाम है कि वो सारे के सारे पेपर जो थे, जब वो मरा टेस्ला तो उसका रूम को सील कर दिया था और अमेरिका ने सारे पेपर ले लिए थे। अब ये हो सकता है कि उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे कि उसने बाद में आते होंगे हमारी हालत ख़राब हो जाती होगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा टेरिटल बीइंग आ गया है वो नहीं हो सकता यार। मतलब जो एडवांस बीइंग इंटरस्टेलर ट्रैवल करके आ रहा है और इंसान उसको पकड़ ले रहे हैं मतलब सोच के देखो यार, जो इतनी बड़ी जर्नी ट्रैवल करके आ रहा है। मुझे कोई मिल गया है सीन याद आ गया, कुत्ते से डर के भाग रहे इतना ट्रैवल करके आए, कुत्ते से डर के भाग रहे। बास्केटबॉल का मैच हो रहा है, बैग में छुपा पड़ा है। ये नहीं है, सोचो यार। भाई ट्रंप ने पिक डाली है, साथ में वॉक कर रहे हैं, और वो भाई क्या एआई जनरेटेड मजे लेता है वो, बहुत मजे लेता है वो बहुत मजे लेता है। आई नो, आई डोंट नो, ऐसे कुछ तो बोलता है वो। तो वो बीइंग अगर बाहर से आ गया तो इंसान उसको पकड़ ले तो कोई मतलब तो नहीं हो सकता पर यार। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे दीपक कह रहा था कि हम ही एलियंस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी एडवांस है हम में से, वो जैसे कहते हैं कि कभी भी धरती पे ऐसे लोग हम में ही आ जाते हैं जो करेक्ट कर देते हैं चीजें जो बुरी जा रही होती है वो सही हो जाती है, जैसे वही मसीहा आने वाली बात होती है। तो उनमें एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो उस इंसान में अपने आप को एक्टिवेट कर ले या वो जन्म ले ले, पर वो रेस भी है वो एलियंस वाली जो वो बिल्कुल यार। वैसे लोग जैसे बहुत एक तो बहुत फैशन हो गया हमारे देश में महात्मा गांधी को गाली देना, पता नहीं कैसे, लेकिन महात्मा गांधी वही तो है मसीहा काइंड ऑफ। देखो तो सही बात, एक कंट्री जहां पर उस समय आपके पास तो आजकल इंस्टाग्राम है, फोन है, तुरंत न्यूज़ फैल रही है। किस कंट्री में आते हैं वो जहां पर न्यूज़ नहीं सही फैल सकती? तुम कनेक्ट कैसे करोगे देश को? वो इंसान कनेक्ट करने के लिए देश को पैदल चल गया। वो उससे बड़ा वो जो मार्च की थी उन्होंने, गांधी यात्रा जो दांडी यात्रा करी थी, वो क्यों करी थी?
वो इसलिए थोड़ी ना कि वो जोड़ने के लिए कर दी थी ना कि भैया पेपर चल नहीं रहे सही से, सब कंट्रोल ब्रिटिशर्स का, हमारे पास इंस्टाग्राम ऐसा चीज़ें है नहीं, न्यूज़ फैलेगी कैसे। वो इंसान इतना दम आना किस इंसान में, इतना विल पावर आना, वो भाई मैं मसीहा मानता हूँ ना कि भाई वो आदमी बोला कि देश को जोड़ देंगे, वो चल दिया यार, और कितने लोग जुड़ गए। मतलब गांधी जी वैसे नाम थे, और वो बहुत वही ना, बहुत बड़े बड़े, अगर जब हम बात करते किसी भी बड़े बुद्धिजीवी से पूछना, वो ये बोलता है तुम गांधी को गाली इसलिए दे सकते हो, ये देश गांधी का है, वरना विदेश में जाओ कुछ तो है ना गांधी में, कि दुनिया में हर जगह गांधी के स्टैचूज हैं। और ऐसा नहीं है कि मूवी आने से पहले गांधी फेमस हुआ, वो बात हुआ है, पहले से गांधी 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 है यार। ये मैं बहुत बड़ा फैन हूँ WWE में एक CM पंक का, अगर आपने देखा हो, उसके गाने में गांधी का नाम आता है। अच्छा, वो देख, मतलब भाई WWE से मुझे तो वो इंस्टा की रील याद आ गई, गांधी जी का कैरेक्टर WWE में, हर बड़े बड़े रेसलर पीट देते हैं, बिग शो उठा दिया और कर लिया। भाई लोग भी यार बहुत। गांधी को जब गाली देते, मुझे सबसे बुरा लगता है कि गांधी को गाली देते तो मुझे लगता है यार पढ़ लो थोड़ा सा यार, थोड़ा प्लीज है, ऐसा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मत रहो, बहुत बड़ी दुनिया है वो। भाई वैसे जनता है ही ऐसी, तो हर किसी को गाली देना ही देती ही है सोशल मीडिया पे। कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, कोई भी फिलोसोफर हो, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो, सबको गाली पड़ती हैं। ओशो को देख लो कितनी गालियां पड़ती हैं। अरे बहुत, जितने फॉलोअर्स भी हैं उतने उनके हेटर्स भी हैं। अरे बहुत रहेंगे ना। सतीश रे भाई, मैं उनसे इंस्टाग्राम पे एक दिन बात कर रहा है, तो मैं नया चालू हुआ था इंस्टाग्राम, और सतीश भाई तो सतीश भाई हैं, मतलब उनका सटायर तो खैर कहीं, तो उनसे बात हो रही, मैं कहा यार लोग गाली देते हैं यार, अगर मान लो ब्रांड करता हूँ, कहते सुफियान यार उनके 2 KB के कमेंट को रहने दिया कर। कहा ये सही बोला तुमने। क्या है वो जो तुम्हें गाली दे, वो पावर फील करना चाह रहा है। अगर आपके कमेंट पे, आपके वीडियोस पे कोई गाली लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? वो अटेंशन लेना चाह रहा है आपको। सोचो एक पेज है जिसके पास मान लीजिए 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है, इतने सो कॉल्ड फॉलोअर वाले बंदे का अटेंशन एक बंदा गाली से ले रहा है, और उसको उसने रिस्पॉन्स कर दिया तो उसने पावर ले ली। तो बेसिकली वो इंसान जो कुछ नहीं कर पाया अभी लाइफ में, सो कॉल्ड या जो भी कर रहा होगा, जिस भी लाइफ में होगा, वो तुम्हें गाली दे रहा है, वो सिर्फ अटेंशन ले रहा है और पावर फील करना चाह रहा है कि कैसा होता है पावर। और ये गालियाँ तो पड़ेंगी, और ये जब ऐसा इस पॉइंट से सोचता हूँ ना मैं, तो मैं जैसे कोई मैं तो बहुत गाली पड़ती है, हिंदू मुस्लिम पड़ती है, एथिस्ट थीस्ट पड़ती है, मुझे हर एंगल से गाली, मैं एकदम मिड पे चल रहा हूँ। मुझे एथिस्ट भी गाली देगा, थीस्ट भी देगा, हिंदू भी देगा, मुस्लिम भी देगा, सब देंगे, मैं एकदम मिड पे चल रहा हूँ। जैसे कोई गाली लिखता है ना, और बहुत गंदी लिखता है, मैं करता हूँ ऐसे लिए ब्लॉक। क्या है वो, उसकी पावर ही खत्म कि यार शिट यार, बहस भी नहीं करी। ये होता है गाली तो आना। तो वही बोलता हूँ, गांधी को गाली दे रहे हैं लोग, तो हम तो क्या ही है ना। गांधी, नेहरू साहब को, नेहरू जी के 1-2 डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन आज भी देखो किसी भी बड़े इंसान से पूछ लेना, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो UPSC की तैयारी करवा रहा होगा, हमेशा नेहरू को ऊपर रखेगा कि नेहरू ने उस समय जब देश के पास खाना नहीं आ रहा था यार, 38 करोड़ लोग अनपढ़ बैठे हैं, क्या बोला, IIT खुलवाएंगे, एम्स खुलवाएंगे, इसरो देंगे, बार्क देंगे। चलो ये सब तो पढ़ाई की बात होगी। मैं थिएटर वाला आदमी हूँ, ठीक है, नाटक करने वाला आदमी हूँ, NSD। अच्छा, एक जिस देश के पास अभी इतना विजन देखो उनका, उस समय NSD की स्थापना कर दी कि नाटक को हमें ऊपर रखना है। फिर FTI एस्टेब्लिश कर दिया कि फिल्में बनवानी है। मतलब उससे बड़ा विजन कोई नहीं रख सकते ना। और इतना देश तुम्हारा नया नया आज़ाद हुआ है, उस पर जब तुम फैसले लोगे, 1-2 गलत होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, सही बात है। लेकिन तुम ये उनको क्लेम करना कि नेहरू ने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो भाई पटेल साहब ने उनके आखिरी वर्ड्स में ये आते हैं कि नेहरू का ख्याल रखना। वो वैसे दोस्त, उनको हमने दोनों दोस्तों को लड़वा रखा है कि भाई ये ऐसा छील लिया इनका, भाई वो दोस्त है। अब अगर आपको 3 लोग हो, आपके तीनों लोगों में हंसी मजाक भी है, लड़ाई झगड़े भी है, लेकिन ये क्या मतलब है कि यार नहीं यार ये मेन हक रख रहा था, ये नहीं रख रहा था, ऐसा हम इमेज बना दें बाहर, तो कैसा लगेगा? आप बोले भाई हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा साले, हम 3 ही 3 हैं, वो कर दिया उन लोगों के साथ। तो ये थोड़ा बुरा लगता है मुझे भाई। जैसे एक बात आती है फ्री विल की, बहुत बात चलती है कि इंसान की किस्मत ऑलरेडी लिखी हुई है, ये भी कहते हैं कुछ लोग, पर कुछ लोग ये कहते हैं जो इंसान चाहता है वो कभी भी कर ले, जैसे कुछ भी करना है वो भी कर ले, इस मोमेंट में फ्री विल है। तो आप क्या मानते हो इस चीज़ में कि सब लिखा हुआ है, या फ्री विल है इंसान की थोड़ी बहुत कुछ %, या बिल्कुल ही नहीं है? देखो, आइंस्टाइन कहता था फ्री विल नहीं है। आइंस्टाइन के हिसाब से देखा जाए तो आज कोई बंदा मास मर्डरर बनेगा तो वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले लिखा हुआ था। ये उससे सवाल भी पूछा था, मतलब किसी इंटरव्यूअर ने, तो उसने बोला हाँ मेरे हिसाब से तो फ्री विल नहीं होती। तो जब काउंटर सवाल पूछा ना ये, तो उसने बोला कि हाँ लिखा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो जेल में रहे। तो आइंस्टाइन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर
विकास सर जो हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर भी देख लो देश में, वो वही बात बोलते हैं कि फ्री विल नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी है। कितने %? मतलब 1% हो सकती है। भाई आपने इतनी डीप फिजिक्स पढ़ी है, इतने आप चीज़ें पढ़ते हैं, फिर भी आप इसी पर अट गए हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई जीवन में असली वही बात है ना, हम सब, साइंस भी क्या बोलती है, साइंस की थ्योरी तब तक ही सही है जब तक उसके अगेंस्ट कुछ ना आ जाए। साइंटिस्ट बहुत अच्छे आदमी होते हैं, उनको तुम बोलो तुम गलत हो ना, तो लड़ने नहीं आएंगे, वहाँ ठीक है भाई प्रूफ करते हैं, मान जाएंगे। मजहबी लोग नहीं है वो, कि मजहब वाले लोगों से बोले तुम्हारा मजहब गलत बोल रहा है या गलत, तुरंत मारने आएंगे, क्यों ना मजहब के लिए प्रूफ है, ना मजहब की बातों के लिए प्रूफ है। और किसी ने उसको बोला गलत हो तुम गलत, तुम्हारी ये बातें गलत है, तो तुम प्रूफ क्या करोगे, तुम लड़ोगे। साइंस को तुम बोलो गलत है, तुम गलत मान लेती है, अच्छे से मान लेती है। तो साइंस की बात ये सबसे अच्छी है कि जब तक कोई थ्योरी चल रही है, गलत नहीं हुई है, तब तक ठीक है। इसलिए शायद पे ग्रेविटी भी शायद एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी भी शायद एक फोर्स है। शायद क्यों है, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हो रहा है। एक नई थ्योरी आएगी, हम मानेंगे वो, लेकिन फिर वो शायद रहेगा, तो प्रूफ होते रहेगा। साइंस क्या बोलती है फ्री विल के लिए? साइंस में बड़े बड़े वही साइंटिस्टों के हिसाब से देखा जाए तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से फ्री विल नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स हल्के पॉइंट पे जाके चांस देती है कि अगर रियलिटी अपने आप तुम्हारे ऑब्जर्वेशन शेप ले रही है और क्या नाम है चीज़ें क्या नाम है क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट करती है। क्वांटम स्टेट का मतलब होता है कि सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, एक साथ ही सारी पॉसिबल चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो उसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी तुम चुन सकते हो। ये लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम चुन रहे हो, जो तुमने चुन ली है पॉसिबिलिटी। हाँ अब देखो 4 ऑप्शन है, मान लो मैं सीधे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, तुमको लगेगा तुमने चुना है कुछ, लेकिन तुम्हारे पास ये कंडीशन आई है, तुम और कहीं जा नहीं सकते, तो क्या ये फ्री विल है? तुम 4 में से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हो, लेकिन क्या ये फ्री विल है तुम्हारी? तुम्हारे पास 6 रास्ते तो नहीं है ना, तुम बोलते मैं 6 रास्ते, 10 रास्ते, 20 रास्ते में जा सकता हूँ, कंप्लीट फ्री विल नहीं आ सकती। फ्री विल का मतलब तुम जो चाहो कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। 99% तो नहीं है। तो आपके हिसाब से जो आपने बोला कि थोड़ी सी फ्री विल है, ऑलमोस्ट नहीं है, थोड़ी सी है, तो वो थोड़ी सी सिर्फ गुड और बैड डिसीजन लेने वाली ही कह रहे हो या फिर और भी कोई चीज़ है? मेरे हिसाब से वो होता है कि यूनिवर्स तुम्हें ना लाइफ सिखाती है तुम्हें एक पॉइंट तक आगे, उसके बाद चुनाव का ऑप्शन देती है। तुमने सीखा कुछ, उसके बाद एक सामने कंडीशन आएगी, अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर हल्की सी कि रॉन्ग राइट चूज करने हाँ, वाली यहाँ पर हल्की सी आएगी। और तभी साइंस में मीनिंग है, तभी फिलॉसफी में मीनिंग है। अगर तुमने बोल दिया सब कुछ लिखा हुआ है, खुदा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अगर तुमने ये सब मान लिया, तब तुम जाके किसी को मार दो। या तो अगर मान लो मैंने किसी को जान से मार दिया, तो कोई बंदा मुझे क्यों मारेगा भाई? खुदा ने बोला था मारा। तो ये फ्लॉ हो जाता है ना, हल्की सी तो आएगी। और इतने 800 करोड़ लोग हैं, मान लो सिर्फ इंसान ही मान लो 800 करोड़ लोग हैं, उन सबके पास फ्री विल होगा तो इंसान एक दूसरे को मार देता। बेसिक नेचर में जाके इंसान जानवर है। अगर बहुत बेसिक में जाएंगे, कुछ तो है वॉयलेंट इंसानों के अंदर, कुछ तो वॉयलेंस है हमारे अंदर। इसलिए जब हम मूवीज़ भी देखते हैं तो वॉयलेंस वाली बहुत अच्छी लगती है। धूमधाम कर रहे हैं, किसी का सर काट दे रहे हैं, किसी को मार, ओए मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं तो वो फैसिनेट कर रहा है और वो अच्छा लगता है, तभी चलती है वो मूवीज़। द बॉयज़ जैसे वेब सीरीज़ अगर आएगी तो उसमें एक्सट्रीम खून है ना, तो मज़ा क्यों आता है? कुछ तो इंसानी नेचर में है। और सारे इन सबको हरा दो अगर तुमने फ्री विल दे दी, तो यार इतनी बड़ी यूनिवर्स धरती पे इतना सिस्टम में सो कॉल्ड जो चल रहा है वो चल नहीं सकता था। तो कहीं तो बंधा हुआ है, कहीं कहीं ऑप्शन मिलते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकता है एक टाइम, अगर वो सीख जाए। उतनी फ्री विल है कि आप किसी चीज को पॉजिटिव पीओवी से देख लो या नेगेटिव पीओवी से देख लो, अपनी रियलिटी आप वैसे अंदर की रियलिटी चेंज कर सकते हो, अपना नजरिया बदल सकते हो। वह बाहर की चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। आप सोचो, एक बटरफ्लाई इफेक्ट आता है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से तूफान आएगा जर्मनी में, मान लो एग्जाम्पल लो। तितली यहाँ पंख फड़फड़ा दिए, तूफान जर्मनी में आ रहा है। कैसे? सब कुछ कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से निकलूँ, मतलब मैं अमन भाई के साथ जा रहा हूँ, एक बंदा 1 घंटे पहले किसी ने मान लो रोड पे एक्सीडेंट हुआ होगा और एक पत्थर रोड सड़क के बीच में आ गया होगा, और मैं यहाँ से निकलूँ, उससे टकराऊँ और मैं किसी में ठोक दूँ, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था। हम कैसे कनेक्टेड है यूनिवर्स में हमें पता ही नहीं चलता। कुछ तो कनेक्शन बहुत तगड़ा है। एक वर्टेशम की वीडियो आई है, आप ट्रम्प से, जो ट्रम्प है या फिर मोदी है ले लीजिए उनकी, या किसी भी बड़े से बड़े इंसान नाम ले लीजिए, उससे बस 6 कनेक्शन दूर हो। हाँ, सिर्फ तुम्हारे उनके बीच में 6 कनेक्शंस हैं,
तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। हमको समझ में नहीं आता कैसे, मतलब मोदी जी से हम कैसे बात कर सकते हैं। बात कर रहे होते तो हम बात करते थे, गन्ने का जूस बंद करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लो 6 कनेक्शन दूर है बस हम लोग। भाई मुझे तो 6 भी ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन 6 कितने कम है यार? कनेक्शन दूर है। तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, आप उससे सिर्फ 6 कनेक्शन दूर है, उसका मतलब समझ। सिर्फ हम ही नहीं, हर आदमी मतलब 6 तक तुम पहुँच जाओगे किसी भी दूसरे इंसान तक। 6 कनेक्शन के बाद ये मुझे तो 6 भी ज्यादा लग रहे हैं। एक ही कनेक्शन हो, उसके पीएवीए से सीधा ही पहुंच जा आदमी उस वो तक। तो पहुंच जाएगा, सामने बंदा चल रहा है, हाँ, उसको 6 लग जाएंगे। समझ रहा है? मतलब हर मतलब बंदा सड़क पे मिनिमम 6 सबके लिए मिनिमम मैक्सिमम 6। 6। अगर वहां पर बंदा जो सड़क पे आज चाय बेच रहा है छोटा सा, वो भी सिर्फ मोदी से 6 कनेक्शन दूर है। एग्जाम्पल लो, या फिर मोदी जी छोड़ो, इंडिया छोड़ो, रशिया के पुतिन से यहाँ तक, मतलब हम नॉर्थ कोरिया के बंदे से 6 कनेक्शन दूर है। ये चीज़ें कुछ तो कनेक्शन है। तो इसलिए यूनिवर्स में, धरती पे हर इंसान को कंप्लीट फ्री विल होती, हर सिचुएशन में तो धरती खत्म हो सकती थी ना। साइंस में टर्म आता है सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स आता है एंट्रोपी, रैंडमनेस की बात होती है कि रैंडमनेस तो हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स का लॉ है कि तुम चीज़ें खराब ही कर दोगे, और 800 करोड़ लोगों को तुमने फ्री कर दिया तो खराब ही हो जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से सेलेक्टिव फ्री विल है। वो यूनिवर्स के हाथ में है, जिस उसके हाथ में किसको थोड़ी सी देनी है, किसको थोड़ी सी ज्यादा देनी है। इससे अपने को काम यही हो रहा है, यहाँ ज्यादा और यहाँ कम। यही हो रहा। ऑल राइट भाई, मजा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मजा आया होगा। ऐसी बातें हमारे पॉडकास्ट में शायद पहली बार हुई है, पर बहुत मजा आया भाई बात करके। मैं जितनी बातें मैं बोली, अगर आपको लगता है कि मैं एंटी गवर्नमेंट था, मैं आई एम सपोर्टिंग गवर्नमेंट, मैं फायर नहीं चाहता। ठीक है। तो भाई आप अपने चैनल पे कुछ क्रेजी प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हो, ऑडियंस को उसके बारे में बताओ। फिलहाल तो यार अभी फिलहाल जो मैंने जस्ट कैमरा लिया है, उससे पहले तक मैं आईफोन से ही कर रहा था, तो अचानक से मैं कैमरा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं साई-फाई वेब सीरीज़ बनाऊंगा यूट्यूब पर ही। और सबसे बुरा यार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि मैं बोलना चाहता हूँ, अगर लोग देख रहे हैं तो यार, हम लोग यार कितना मुश्किल से कुछ भी बना रहे हैं। मान लो हम ब्रांड करते हैं, अचानक से लोग बुरा मान जाते हैं कि साला पैसा कमाएगा। दिक्कत क्या हो रही है ना कि हर इंसान तब तक कह लीजिए वो कम्युनिस्ट है सो कॉल्ड, कि पैसा से प्यार नहीं करता जब तक वो खुद नहीं कमा रहा होता। सामने वाला हम ब्रांड करते हैं, कितनी गालियाँ पड़ती हैं। मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ, लोग तो चाहते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूँ। तो मैं कहा ठीक है, ब्रांडिंग कम हो जाती है, व्यूज़ कम हो जाते हैं लोग इसके। एक तो इंस्टाग्राम या जो ये गेम है ना, ये रील्स का गेम, ये बहुत छिचला गेम है, मतलब इसमें कोई मीनिंग नहीं है। इंसान आज इस पे आ गया है, तुम्हें 3 सेकंड के अंदर उसको डोपामिन हिट करना है। यार 3 सेकंड में क्या बात बोल दी, चलो क्या कर रहे हैं यार। मेन गेम यूट्यूब का, जो हम लोग अगर मान लो हमारा 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट बनाइए, और जो बंदा 1.5 घंटा देख रहा है, उसका अटेंशन स्पैन कितना बड़ा है, वो चीज़ें क्या सोच पाया। तो मुझे उनके लिए काम करना है, बेसिकली वेब सीरीज़ बनानी है। इंडिया में आई गेस अब तक कोई साई-फाई वेब सीरीज़ अच्छी आई नहीं है जो इंडियन ने बनाई हो। हमको आज तक बकवास मूवीज़ ही देखने की आदत है, और जो सिनेमैटिक मूवीज़ बनती हैं, जो सिनेमा बनता है देश का, उसको देखते नहीं है लोग, बोरिंग लग रहा होता है। वैसा कंटेंट मेरे ख्याल से इंडियन ऑडियंस अभी देखने में इंटरेस्टेड भी होती नहीं है ज्यादा। हाँ, बाद में बोलते हैं लेजेंड है, कम नंबर्स है। भाई होती है, बट फिर वो क्वालिटी उस लेवल की हो ना, जैसे इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्शन, वो रियल लगता है। यहाँ का वीएफएक्स एनिमेशन रियल नहीं लगता, एक्टर्स इतने कन्विंसिंग नहीं लगते। एक्टर्स इतने कन्विंसिंग भी नहीं लगते भाई कि इंडिया में आप ऐसा माहौल क्रिएट कर पाओ। और लेकिन आप सोचो ना, बाहर ओपनहाइमर नाम की मूवी बनती है 3 घंटे की, साइंटिस्ट की कहानी है, और लोग देख रहे हैं। भाई कुछ तो है, बाहर की जनता सिनेमा को पसंद करती है, यहाँ पर बना दो आप। यहाँ पे इतने अच्छे रामानुजन साहब के ऊपर भी अगर मूवी बनाई तो बाहर नहीं बनाई। रामानुजन जो हमारे देश की मिट्टी के इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, मतलब ऐसे इंसान थे वो कि 1920 में उनको सपना आया था मॉक थीटा फंक्शन मैथमेटिक्स का। क्यों आया था पता नहीं, वो तो क्लेम करते थे उनकी देवी नम्मागिरी जो आती है, कुल देवी आती है, उनको सपने में आके बताती थी। उन्होंने बोला कि मुझे देवी ने आके बताया 1920 में। 2002 में उसने इक्वेशन सॉल्व करी ब्लैक होल की, एंट्रोपी की। वो थे रामानुजन। उसके ऊपर भी मूवी किसने बनाई? तो हॉलीवुड ने बनाई, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो हमारा इंडियन सिनेमा तो भी बहुत पीछे है, और जो अच्छे सिनेमा बनता है उसको ऑडियंस ही पसंद नहीं करती है। फिर 5 साल बाद बोलते हैं लेजेंड था, लेजेंड लेजेंड। तमाशा मूवी जब आई थी, मान लो पहले अरे बोरिंग है, लेकिन तमाशा के बाद क्या मूवी थी। वही हो रहा है। तो मेरे साथ क्या है, मैं तो यूट्यूब पर डालूंगा अपना, यूट्यूब पर सीरीज़ बनाऊंगा साई-फाई। शायद एक यूनिक चीज़ है ये, 4-5 साल मुझे सब काम करना है।
मैं 5 साल बाद मेरा एम पता है कब्र में जा रहा हूँ, तो मुझे चिल हूँ यहाँ पर कि अपना मेहनत करना है यार, यहाँ तक इतना ही है। चलो बहुत बढ़िया भाई, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आपकी वेब सीरीज़ को मिले। कब तक आने के चांस? मान लो ये 3-4 महीने हैं, हाँ 3-4 महीने में तो ला दूंगा, पहला एक एपिसोड ला दूंगा इंशाल्लाह। डन है जी। तो भाई के चैनल का लिंक हम यहाँ लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जाके फॉलो कर लीजिए भाई को। और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ये एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।